नमस्ते बच्चों। आवर्त सारणी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देख रहे हैं और इससे पहले अपन ने आवर्त सारणी के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको याद करने की ट्रिक जो है वो समझी है। उसके अंदर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक दो वीडियो में अलग अलग बात करी है। सबसे पहले एस ब्लॉक, पी ब्लॉक की, उसके बाद में डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की, और ट्रिक के हिसाब से याद करने का जो है उसमें वो बताया है तरीका। और अब अपन देखना चाहते हैं कि जो आवर्त सारणी के जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उनके गुणों में आवर्तिता, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों के गुणों में आवर्तिता की बात अपन करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे जो भी तत्वों के मेन मेन गुण होते हैं, जैसे अपन कहें एक तो आपका होता है परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, और ऐसे इसको बोल सकते हैं परमाणु आकार से भी लिंक कर सकते हैं, परमाणु का आकार। ऐसे ही दूसरी चीज अपन बात करेंगे आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा की बात अपन करें। तीसरी चीज है आपकी एक विद्युत ऋणता आती है, विद्युत ऋणात्मकता, मुख्य गुण ऋणात्मकता। और ऐसे ही है एक चीज आती है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, जिसे अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रॉन बंधुता। ऐसा ये चार जो है मुख्य जो है प्रॉपर्टी है, गुण है, जिनके अंदर अपन आवर्तिता की बात करेंगे। आवर्तिता से मतलब ये है कि जैसे अपन आवर्त सारणी में अपन समूह में ऊपर से नीचे आए और आवर्त में बाएं से दाएं चलने की बात करें, तो इनके जो गुण हैं उनमें क्या क्या बदलाव आते हैं, वो सब चीजें इसमें देखी जाती हैं। ये सब जैसे आप लेफ्ट टू राइट गए, है ना, अप टू डाउन आए, ऊपर से नीचे देखा, तो तत्वों के जो गुण हैं किस प्रकार से चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे, इस आप लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या बदलाव होने हैं। ऐसे ही आयनन ऊर्जा में, विद्युत ऋणात्मकता में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं, ये एटॉमिक रेडियस है, या फिर वही रेडियस ज्यादा है तो फिर उसका आकार या जो साइज है परमाणु की वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है। और इन सभी गुणों के बारे में तो एक एक करके चर्चा करेंगे कि इनमें क्या बदलाव आता है, अर्थात इनके गुणों में आवर्तता को देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं परमाणु त्रिज्या की या फिर परमाणु आकार। बहुत सिंपल, देखो एटॉमिक रेडियस की बात अपन करते हैं, एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज के, क्योंकि होता क्या है, देखो वैसे परमाणु त्रिज्या की का जो आकलन है या जो उसका मापन है, अपन अकेले परमाणु के हिसाब से नहीं कर सकते। संभव नहीं है कि आप जैसे मान लो ये अकेला कोई परमाणु है और इसमें इसका मापन करना चाहते हैं, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ जो कक्षाएं हैं, कोष हैं, तो उनका क्या है, वो लिमिटेशन नहीं है कि कहाँ तक ये कोष कक्षा आपकी फैली हुई है। इसके लिए होता क्या है, परमाणु त्रिज्या को डिवाइड किया जाता है। ये परमाणु त्रिज्या को देखो, एक तो अपन कह सकते हैं, वैसे तीन टाइप होते हैं मेनली, इसके तीन प्रकार हैं परमाणु त्रिज्या को। एक होती है बच्चों सहसंयोजी त्रिज्या। कौन सी? सहसंयोजी त्रिज्या, कोवलेंट रेडियस बोलते हैं इसको, सीआर, शॉर्ट में सीआर का। तो ऐसे ही होती है अगली, जिसको अपन बोलते हैं धात्विक त्रिज्या। बहुत ही आसान है, धात्विक त्रिज्या। ऐसे ही एक और होती है जो डिफरेंट होती है सबसे, इसको बोलते हैं वांडर वाल त्रिज्या। ठीक है, ये जो त्रिज्या है वो आपकी अक्रिय गैसों के लिए सही है, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन है। इन अक्रिय गैसों के लिए इस त्रिज्या की बात करनी है। ऐसे ये त्रिज्याएं आपकी सिंपल हैं, जैसे सहसंयोजी त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या, ऐसे तीन है। करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है काम। कोवलेंट रेडियस हो, इस धात्विक त्रिज्या को बोलते हैं मेटेलिक रेडियस, एमआर। तो इसमें होना क्या है, सिंपल है। सबसे पहली आवश्यकता यह है कि परमाणु अकेला है तब तो परमाणु त्रिज्या की बात अपन कर नहीं सकते, लेकिन अगर आपका परमाणु आणविक रूप में है, या जैसे मान लो कोई भी सहसंयोजी अणु, देखो यहाँ सहसंयोजी त्रिज्या है, इसका मतलब है सहसंयोजी कोई अणु है जो सहसंयोजी आबंध से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में परमाणु त्रिज्या जो है या उसकी सहसंयोजी त्रिज्या उसको कह देंगे।
जैसे मान लो यहाँ से मैंने कहा एक परमाणु इसका ये है, और अगला ऐसे जैसे मान लो दो परमाणु पास पास है, और मैंने कहा ये चीज जो है Cl2 है, जैसे ये क्या है, Cl2 है। तो यहाँ अंतरनाभिकीय दूरी देखो, ये है अंतरनाभिकीय दूरी, नाभिकों के बीच की ये दूरी जो है, डिस्टेंस है वो, ठीक है, ये दूरी। और इसमें क्या करना है, जब परमाणु त्रिज्या की अपन बात करेंगे तो इसमें करना क्या है, ये जो आपकी अंतरनाभिकीय दूरी है ना, नाभिकों के बीच की या न्यूक्लियस के बीच की जो ये डिस्टेंस है, इसका आधा जो है, इसका जो आधा मान है, जैसे मान लो इसको कोई कहता है कि साहब ये जो है आपकी, ये मिलाकर जो पूरा है वो आर है कंप्लीटली, तो इसका मतलब वो जो रेडियस है एटम के लिए, जो त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी, r/2 अपन कह देंगे, उसकी आधी है, टोटल की आधी। और यही चीज क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस से आएगी। इस टाइप से अपने को देखना है। जैसे मान लो, और होता क्या है देखो इसमें, सोशियोलॉजिकली करना क्या होता है, ये चीज भी क्या है आपकी नॉन मेटल होगी, है ना, अधातु परमाणुओं के बीच, ये भी अधातु, क्योंकि ये भी Cl और ये भी क्या है Cl, तभी तो Cl2 बना है, ठीक है, Cl2 तभी तो बना ऐसे। तो इस टाइप से अपने को देखनी है। और निश्चित सिंपल सी चीज है, अगर त्रिज्या ज्यादा है तो निश्चित रूप से आकार भी ज्यादा होगा, क्योंकि भैया देखो जैसे मान लो ये मैंने कहा ये कोई आपका एटम है और इसकी ये त्रिज्या है आपकी, है ना। तो और दूसरी चीज यहाँ मैं ऐसे कह दूं कि जैसे ये कोई परमाणु है और इसमें ये इसकी क्या बनती है, त्रिज्या बनती है, ठीक है। तो इन दोनों में देखो, जिसकी त्रिज्या यहाँ अपने आप दिख रहा है ये त्रिज्या कम है, और ये त्रिज्या क्या है बच्चों, ज्यादा है, दिख रही है। तो इसका मतलब है यहाँ त्रिज्या कम है तो आकार क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटा हो जाएगा निश्चित। और यहाँ अगर त्रिज्या क्या है, ज्यादा है, तो इसका आकार जो होगा परमाणु का वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। और सिंपल सी चीज है, त्रिज्या ज्यादा है तो आकार भी बड़ा है, सिंपल जो साइज है। अगली चीज देखो, ये कौन सी है, धात्विक त्रिज्या, धातु धातु परमाणुओं के बीच में होगी, है ना। जैसे मान लो कोई कहता है कॉपर जो है, कॉपर का परमाणु दूसरे कॉपर के परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, या उसमें जो धात्विक जो क्रिस्टल होते हैं उनमें, मेटेलिक जो क्रिस्टल होते हैं उनमें, यहां से हमने कहा ये है आपका, इधर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये भी कॉपर का है और ये भी किसका है, कॉपर, दोनों ही कॉपर के परमाणु हैं, क्लियर। अब वही चीज है इन दोनों के बीच अंतर्नाभी की दूरी, है ना, न्यूक्लियस के बीच की दूरी का जो आधी जो वैल्यू है वही क्या हो जाएगी, मेटेलिक रेडियस, ठीक है। और यहाँ पे ये जो थी आपकी, इसका जो आधा था यही क्या हो जाती थी, Cr, कोवेलेंट रेडियस। इस टाइप से देखना है। अगली चीज है वंडरवाल रेडियस, वंडरवाल त्रिज्या। और ये अक्रिय गैस या जो उत्कृष्ट गैसें हैं उनके लिए आती है, क्योंकि वो एक परमाणु अवस्था में होती है बच्चों, बस एक परमाणु व्यवस्था उनकी मानी जाती है, तो उनके लिए जो यूज की जाती है उसे अपन बोलते हैं वंडरवाल त्रिज्या। और वो वाली त्रिज्या जैसे मान लो दो आपके ये जो हैं अक्रिय गैसें हैं, जैसे ये इसका, ये दोनों इस टाइप से देखो और इस टाइप से ऐसे, क्योंकि इनमें क्या होता है, वंडरवाल कौन सा होता है, वंडरवाल फोर्स होता है जो वीक फोर्स होता है, कमजोर फोर्स होता है। इस वजह से इनके बीच में अणु या जो भी आपके एक परमाणु में जो गैस हैं, इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये पास वाले जो परमाणु हैं इनके बीच की दूरी का वही आधा क्या हो जाएगा, यहाँ से वंडरवाल त्रिज्या। लेकिन एक चीज है, यहाँ सबसे जो बड़ी त्रिज्या है जो वो होगी वंडरवाल त्रिज्या, जो इसीलिए देखो इसको जब भी अपन आवर्तिता में बात करते हैं परमाणु त्रिज्या की, तो बीच में इसको अलग रखते हैं, ठीक है, वंडरवाल त्रिज्या को अलग बात करते हैं। यानी जो 18वें समूह में जो है हीना, नीना और करीना, जन्नत रानी, वो वाले जो तत्व हैं उनको, उनकी बात अलग ही करते हैं जब भी गुणों में आवर्तिता की बात करते हैं, तत्वों के गुणों की। तो देखो ये चीज है। अब इसमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि इन तीनों त्रिज्याओं में जो है वो क्रम क्या रहेगा, सबसे छोटी जो है वो कौन सी रहेगी, देखो Cr, कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटी होती है, उसके बाद में होती है बच्चों मेटेलिक रेडियस होती है, और सबसे बड़ी कौन सी होती है, वंडरवाल रेडियस Vr होती है ना। मेन चीज ये है इन दोनों के बारे में ध्यान, Cr और Mr। तो कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटी, मेटेलिक रेडियस थोड़ी बड़ी होती है, ऐसे इस टाइप से अपन बात कर सकते हैं। तो ये अपन ने समझा कि परमाणु त्रिज्या या जो परमाणु आकार इसका मतलब क्या होता है, और इनको अपन ने जो है 3 भागों में बांटा भी है। देखो आगे की बात करते हैं।
ये चीज। अब यहां से अपन देखना ये चाहते हैं कि अपनी जो पीरियोडिक टेबल है इसमें ये जो परमाणु त्रिज्या है, एटॉमिक रेडियस है, उसमें किस प्रकार से जो है परिवर्तन आते हैं, उनकी जो है क्या आवर्तीता है। तो सिंपल सी चीज है ये, अपन सबसे पहली चीज ध्यान रखो, इसको इस टाइप से बनाओ। देखो यहां से ये चीज, और इसी सोच के आधार पर जो है अपने को इन आवर्ती गुणों को समझना है, जितने भी अपने हैं चार। देखो ये आपका ऐसे लोग है, ये साइड कौन सी है, लेफ्ट है, ये कौन सी साइड है, राइट है, ऐसे, है ना, ये लेफ्ट है। और अगर इसमें कहो टॉप टू बॉटम या अप टू डाउन कहो तो ये ऊपर की साइड है, और नीचे की साइड चलते हो या नीचे की तरफ चलते हो तो अप टू डाउन कह दो या टॉप टू बॉटम कह दो, ऊपर से नीचे, और लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं चलने पर। तो सिंपल सी चीज याद रखेंगे अपन एटॉमिक रेडियस में, उसके रीजन भी देखेंगे किस किन जो है परमाणु त्रिज्या है वो किन किन कारकों पे डिपेंड करती है। लेकिन सबसे अच्छी पहली चीज, लेफ्ट टू राइट चलोगे तो बेटा एटॉमिक जो रेडियस है, जो परमाणु त्रिज्या है वो घटती है ना, डिक्रीज होती है। ये याद चीज याद रखनी है, इसके रीजन अपन दे देंगे। और यहाँ अप टू डाउन आने पर क्या होती है, जो एटॉमिक रेडियस होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। एटॉमिक रेडियस क्या करती है, बढ़ती है। अगर अप टू डाउन आओगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक रेडियस घटेगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो देखो इसमें तो एक सिंपल सा जो रीजन है वो कारण है, वो ये रहता है कि आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं, है ना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक रेगुलर बढ़ता है, जिससे नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, और उसकी वजह से एक गुण होता है जिसे बोलते हैं, रीजन इसका रहता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। अभी बात करेंगे इस पर, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण, जेड इफेक्टिव बोलते हैं, जेड इफेक्ट, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने की वजह से ऐसा होता है, जिसे जेड इफेक्टिव कहा जाता है। क्या है वो अभी समझना है अपने को। और इधर देखो, यहाँ सिंपल सा रीजन रहता है, अप टू डाउन आने पर जो तत्व के जो परमाणु हैं उनके अंदर एक तो कोषों की संख्या इंक्रीज होती है। कारण इसका है कोषों की संख्या का बढ़ना, कोषों की संख्या का बढ़ना। लगातार अप टू डाउन आते हो कोषों की संख्या बढ़ती है। अभी देख लेते हैं कौन कौन से तत्वों में क्या हो रहा है। और इसी चीज को कोषों की संख्या बढ़ना है तो इसका मतलब होता है एक प्रभाव होता है जिसे परिरक्षण प्रभाव बोलते हैं, या ऐसे कह दो कि जो परिरक्षण प्रभाव है, परिरक्षण प्रभाव का बढ़ना, परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है। ये बात कर, दोनों चीजें सही है। क्लियर? कोषों की संख्या का बढ़ना और परिरक्षण प्रभाव का बढ़ना एक ही चीज है। अब चलो इसमें देखो कौन से एलिमेंट है, यहाँ हाइड्रोजन है ली, है ना के, रप से फरियाद जो भी आगे। यहाँ से कौन है, लिथियम के बाद बेरिलियम है ना। इधर कौन है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहाँ कौन है, हीलियम, यहाँ नियोन, ऐसे। ठीक है, ये चीज। ऊपर से यहाँ बेटा मांगे, है ना, कार, सपारी, ये बाप रांची, ये वाली ट्रिक अपन ने पढ़ी, फ्रांसियम, ये सब, ये चीज। तो करना क्या है, सिंपल, अपन लेफ्ट टू राइट की बात करें, यहाँ भी देखो चलो एल्यूमिनियम है, यहाँ सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर, क्लोरीन, नियोन के बाद यहाँ आर्गन है। ये तो जो है अक्रिय गैसें हैं ये आपकी, ठीक है, हीना, नीना, उच्च, करीना, जलत, रानी। तो इनकी तो जो है वांडरवाल जो है रेडियस रहती है। लेकिन अगर सिंपल अपन बात करें, ये कह रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर, जैसे मान लो यहाँ से अपन, ये पहला आवर्त है फर्स्ट, ये कौन सा सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सिक्स्थ, और यहाँ सेवंथ आता है, सातवां आवर्त आता है। और करना क्या, देखो जैसे हाइड्रोजन से वो तो कह रहे उसमें हीलियम आ गई, यहाँ चलो हीलियम अक्रिय है, लिथियम, लिथियम से कहा बेरिलियम, बेरिलियम से कहा बोरोन, ऐसे। ठीक है,
और हैं एलिमेंट नीचे, बैंगन, आलू, गाजर, इन, केला, ऐसे कहे, शिव जी, सुने, पार्वती, ये वाली चीजें हैं सब। तो यहाँ से क्या है, लेफ्ट टू राइट चलोगी तो एटॉमिक नंबर यहाँ 3 होता है लिथियम, ये 4, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 है आगे, ये 2 है ऐसे। तो आप रेगुलर लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो क्रमागत अगर अपन देखें तो परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो रही है, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे। इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, लेकिन जो नाभिक में जो प्रोटॉनों का प्रभाव है, जो संयुक्त प्रभाव है, वो ज्यादा है। ठीक है, वो ज्यादा है। और उसी चीज को अपन कह रहे हैं कि नाभिक का जो इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन पर वो अच्छा पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे किसी चीज को यूं सोचना, जैसे मान लो ये नाभिक है ना, और अपन लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, रेगुलर आप इधर से इधर चलते हैं, हालांकि कोष की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका चेक करोगे आप, जैसे लिथियम है तो लिथियम का क्या होता है 1s2 2s1 होता है। ऐसे ही बेरिलियम का क्या होगा 1s2 2s2। ऐसे ही बोरोन का क्या होगा बच्चों 1s2 2s2 2p1। ऐसे कार्बन का क्या होगा 1s2 2s2 2p2। ऐसे ही नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, इस टाइप से। ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, इस टाइप से। तो अपन रेगुलर देख रहे हैं यहाँ कि कोषों की संख्या में देखो कोई बदलाव नहीं है। देखो पहला और दूसरा कोष, बिल्कुल पहला और दूसरा कोष ही चल रहा है, पहला दूसरा कोष यही चल रहा है इसमें। फिर भी कोष की संख्या में कोई बदलाव नहीं है, कोष तो वही है, लेकिन फिर भी जो है आकार में लगातार जो है वो कमी आ रही है, त्रिज्या कम हो रही है। जैसे मान लो लिथियम में 2 कोष है, सभी के लिए 2 कोष है। यहाँ मैंने कहा 2 कोष है भैया तेरे में। फिर आगे में जब बेरिलियम के पास चलता हूँ तो वही घटना है, इसके पास भी 2 कोष है, लेकिन इससे इसका आकार जो छोटा मिलता है। तो इसका कारण यही है कि अपन क्रमागत जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है रेगुलर, और जो प्रोटॉनों की संख्या का जो प्रभाव है वो संयुक्त प्रभाव है वो ज्यादा है। और इसकी वजह से क्या है, क्योंकि कोष वही है, इस वजह से जो बाहरी कक्षा की जो इलेक्ट्रॉन है उन पर जो नाभिक में जो प्रोटॉन है उनका प्रभाव अच्छा है। इस वजह से जो है यहाँ पर इस कारण से प्रोटॉन या जो नाभिक है उन इलेक्ट्रॉनों को ढंग से खींच लेती है ना, अच्छा प्रभाव है, आकर्षण अधिक है। इस वजह से आकार, क्योंकि जैसे मान लो संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को नाभिक के द्वारा अपनी ओर खींचा जाएगा तो जो कोष अपनी स्थिति पर है, जो कक्षा अपनी स्थिति पर है उससे भी क्या हो जाएगी पास हो जाएगी। इस वजह से आकार लगातार क्या होगा घटेगा। जैसे मान लो ये बोरोन के लिए, मान लो ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, बोरोन की कंडीशन क्या है 1s2 2s2 2p1 है। जैसे ये पहली कक्षा है और इसके बाद में ये क्या है दूसरी कक्षा है, तो इसमें इससे आकार छोटा मिलना चाहिए ऐसे। जैसे ये आपने 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए, दूसरी कक्षा में कितने हैं 2 और ये कितने हैं 3। नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या भी वही है, उदासीन परमाणु है तो इसका मतलब 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नाभिक में जो प्रोटॉन है वो आपके संयुक्त रूप से एक जगह है, अतः इनका जो प्रभाव है वो अच्छा है। इस वजह से जो आकार, ठीक है, आकार यह क्या मिला घटता हुआ ऐसे, ये सबसे बड़ा और ये छोटा छोटा ऐसे छोटा होता जाएगा। जैसे ये बोरोन है, फिर यहाँ आपका कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है ना, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ऐसे नियॉन तो अक्रिय गैस है, इनका तो अलग ही है मामला ही। तो इस प्रकार से जो है आकार में क्या आती है कमी, और ऐसे प्रभाव को बोलते हैं अपन प्रभावी नाभिकीय आवेश, जेड इफेक्टिव बोलते हैं ऐसे कि नाभिक का कितना जो है प्रभाव संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर लग रहा है वो होता है जेड इफेक्टिव। ठीक है, ऐसे क्योंकि उसमें एक परिरक्षण का भी रोल होता है, क्योंकि यहाँ जेड इफेक्टिव का मतलब जैसे मान लो अगर पूरा का पूरा जेड है, नाभिक का पूरा प्रभाव है, तो वो जेड है लेकिन पूरा प्रभाव न पड़ के उसमें कहीं ना कहीं जो है सिग्मा आने की वजह से, सिग्मा होता है परिरक्षण प्रभाव या परिरक्षण नियतांक कहो यहाँ, तो इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। इस वजह से जेड इफेक्टिव अगर ये ज्यादा है, सिग्मा ज्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। इस वजह से सिग्मा की जो वैल्यू है जितनी कम होगी, यहाँ परिरक्षण जो नियतांक उसकी वैल्यू कम होगी, तो आप समझो कि जेड इफेक्टिव का मान क्या होगा ज्यादा, क्योंकि जेड तो क्या है, जेड तो क्या है आपका ये जो नाभिक है न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या समझो, क्या प्रोटॉनों का प्रभाव समझो। ठीक है, ऐसे। और ऊपर से नीचे की बात करोगे तो ये कह रहा है कि भाई ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। और कोषों की संख्या, क्योंकि यहाँ पे देखो विन्यास क्या है, हाइड्रोजन का क्या है 1s1 है,
लिथियम का 1s2 2s 1 हो गया। सोडियम का क्या होता है, सोडियम का आपका 1s2 2s2 और 2p6 3s1। ये किसका होता है, सोडियम का होता है। अपने आप दिख रहा है, जैसे मान लो ये तो एक ही कक्षा हाइड्रोजन की ली, इसमें लिथियम में कितनी है, 2 कक्षा, सोडियम में कितनी कक्षाएं हो जाएंगी, टोटल 3 कक्षा। तो भैया आप एक बात बताओ, जैसे मान लो किसी की एक कक्षा ही है, फिर क्या हुआ, इसमें 2 कक्षा हो गई है। फिर आगे नीचे की तरफ देखोगे तो कितनी कक्षाएं हो जाएंगी, 3 कक्षा हो जाएगी। फिर इसके नीचे और देखोगे तो कितनी कक्षाएं हो जाएंगी, 4 कक्षा हो जाएंगी। इसका मतलब है कक्षा की संख्या बढ़ी तो आकार भी बढ़ जाएगा, सिंपल है ये तो ऐसे। और वही चीज अपन बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। और परिरक्षण प्रभाव में देखो होता क्या है, देखो सिंपल सी चीज समझो। ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, और यहाँ ये चलो ये 3 कक्षाओं को ध्यान में रखकर अपन बात करते हैं। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक इस टाइप से 4, और ये ऐसे। और तीसरी कक्षा में आपके मैंने कहा 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे परिरक्षण प्रभाव का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस का जो प्रभाव है, परिरक्षण, परिरक्षण का मतलब है कि जैसे इस इलेक्ट्रॉन पर अपन देखें कि न्यूक्लियस नाभिक तो कितना प्रभाव रखती है, अपना कितना प्रभाव रखती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं होते, नाभिक को चारों तरफ से नहीं घेर रखा होता, तो इस पर बेस्ट प्रभाव होता है इलेक्ट्रॉन पर ना। लास्ट की सेल जो है, इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का गजब का प्रभाव होता, आकर्षित अच्छी ढंग से कर लेती। लेकिन हुआ क्या, बीच वाली कक्षाएं आ गई, बीच वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन आ गए, और इलेक्ट्रॉनों की वजह, इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, नाभिक को परिरक्षित कर लिए। इसने कहा, नाभिक ने कहा कि भाई ठीक है, तुम जो है चारों तरफ से मेरे को घेर रखे हो, परिरक्षण कर लिया है, तो नाभिक का ध्यान तो केवल पास वाले इलेक्ट्रॉनों पर है ना, ये इन पर ही है। तो इस कक्षा के इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर तो नाभिक का जो प्रभाव है वो क्या आएगा, कमी आएगा। तो मेन चीज क्या है, इसी में छुपा हुआ है प्रभावी नाभिक आवेश और परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण का मतलब तो है अंदर वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों ने क्या कर लिया, नाभिक को परिरक्षित कर लिया, शील्ड कर लिया है, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर जो प्रभाव है नाभिक का पूर्ण नहीं पड़ पा रहा है। तो वो चीज है, इस पर कितना प्रभाव है, वो तो उसका जेड इफेक्टिव है। और यहां जो इन्होंने चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन ने उसको परिरक्षित कर रखा है, वो उसका क्या है, परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको, ये चीज है। तो इस टाइप से दोनों ही चीज हैं। तो एक चीज समझ लो कि जितने ज्यादा परिरक्षण, जितना परिरक्षण प्रभाव जितना ज्यादा होगा, तो उसका जेड इफेक्टिव अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। प्रभावी नाभिकीय आवेश ऐसे। तो सिंपल सी, कोषों की संख्या बढ़ाओगे तो परिरक्षण प्रभाव अपने आप ही बढ़ेगा। और वो भी चीज है कि जैसे इस पर इसका ध्यान नहीं है, आकर्षित नहीं कर पा रहा है, नाभिक कम आकर्षित कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इससे न्यूक्लियस का प्रभाव इलेक्ट्रॉन पर कम पड़ रहा है, तो इस वजह से इसको खींचने में दिक्कत है। तो आकार बढ़ने का चांस होता है इस कंडीशन। अगर कोई कहे परिरक्षण प्रभाव अधिक है तो आकार बढ़ने का चांस है, और जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो आकार घटने का चांस है। जेड इफेक्टिव कम है, आकार बढ़ने का चांस है। ठीक है, तो इनके जो है, इनमें जो संबंध है उसकी अपन बात करते हैं। लेकिन सिंपल है, आकार के बारे में ये कॉन्सेप्ट इस टाइप से कर लेंगे अपन। ओके चलो, इन इसमें जैसे इस आकार या जो त्रिज्या है, इसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं, अफेक्ट करने वाले जो इसमें जो फैक्टर कारक है, वो कौन से हैं मुख्य, इसमें 3 आप समझ सकते हो। देखो जैसे एक तो क्या है, अगर कारकों की बात करें कि इसमें कारक कौन कौन से काम करते हैं जो कि त्रिज्या को प्रभावित करते हैं। पहला हो गया, पहला कर दो आप इसमें कोषों की संख्या का, कोषों की संख्या, ये लो साहब, एन कह दो कोषों की संख्या। क्वांटम संख्या भी अपन ले सकते हैं इसमें, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। और वही चीजें हैं कोषों की संख्या से, मतलब 1 2 3 4 5 जो भी कोष है वो। और सिंपल है कि जो त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, कोषों की संख्या के। कोषों की संख्या बढ़ाओ, आकार बढ़ाओ, वही सिंपल सी चीज है। जैसे मान लो एक कोष आकार इतना है, फिर मैंने कहा 2 कोष हैं, आकार बढ़ाओ मिलेगा 3 है, निश्चित रूप से और ज्यादा आकार मिलेगा, त्रिज्या ज्यादा मिलेगी। ये देखो ऊपर से नीचे आने पर ऐसा होता ही है। ये चीज है। तो फिर दूसरी चीज क्या ध्यान रखोगे, जेड इफेक्टिव ध्यान रखो, जिसको आप बोल रहे हो प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश।
इसका देखो क्या है, इसको शॉर्ट में आप कह दो जेड इफेक्टिव। ठीक है, इफेक्टिव, जेड से मतलब होता है नाभिक से, मतलब नाभिक का प्रभाव होता है, उससे मतलब है प्रभावी नाभिक। इसमें क्या है, सिंपल चीज, परमाणु त्रिज्या, शॉर्ट में एटॉमिक रेडियस कह देता हूं मैं, AR, ये समानुपाती होगी या व्युत्क्रमानुपाती जेड इफेक्टिव से। सिंपल देखो, अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है, नाभिक का प्रभाव अच्छा है संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर, तो एटॉमिक रेडियस कम होने का चांस होगा, ये बढ़ेगी तो ये घटेगी। यानी आप ये कह दो कि जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा है तो एटॉमिक रेडियस कम होने का चांस है, व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्लियर? ऐसे एक और इफेक्ट है, एक आर्क और है फैक्टर, और वो क्या है, वो परिरक्षण प्रभाव है भैया। वो तीसरा क्या है, सील्डिंग इफेक्ट है, परिरक्षण प्रभाव, सील्डिंग इफेक्ट है, सील्डिंग इफेक्ट, ऐसे परिरक्षण प्रभाव। क्या करना है इसमें, सिंपल सी चीज है, जैसे ये आपका कोई एटम, उसका परमाणु, ये कक्षा है, ये देखो ऐसे कक्षाएं हैं, दिख रहा होगा, ये इसमें इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऐसे। और अगर इसमें तीसरी है, पूरे इलेक्ट्रॉनों के हिसाब से तो 18 होते हैं, लेकिन जितने भी हों, ये ऐसी स्थिति अपन समझ सकते हैं। जैसे संयोजी कक्षा में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कक्षा में ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो परिरक्षण से मतलब ये है कि न्यूक्लियस के बाद में पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ठीक है, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, और ये तीसरी लास्ट की है। तो अंदर वाली जैसे संयोजी कक्षा तो ये रहेगी, है ना, वैलेंस शेल तो ये है आपका संयोजी कक्षा, और ये है अंदर की कक्षाएं। तो अंदर की कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने नाभिक को परिरक्षित कर लिया है, उसको सील्ड कर लिया है इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है इन जो नाभिक का ध्यान है इन इलेक्ट्रॉनों पर ही रहेगा, सील्ड कर लिया है। ठीक है, इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर नहीं है, कम है, तो वो तो आपका जेड इफेक्टिव है, जितना बनता है वो। और परिरक्षण का मतलब इसको घेरने की वजह से आकार बढ़ने का चांस होगा। ये इलेक्ट्रॉनों ने क्या करा, इस नाभिक को घेर रखा अंदर वाली कक्षाओं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन दूर होगा, और इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो कक्षा भी क्या चली जाएगी, दूर चली जाएगी, इससे आकार बढ़ने का चांस होगा, सिंपल सी। ठीक है, ऐसे अपन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो एटॉमिक रेडियस है वो परिरक्षण प्रभाव या जो शील्डिंग इफेक्ट है इसके समानुपाती होगी। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, अंदर वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों ने उसको परिरक्षित ज्यादा कराया, तो न्यूक्लियस का जो ध्यान है या न्यूक्लियस का जो प्रभाव है वो लास्ट की कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर कम है। कम है तो निश्चित रूप से क्या होगा, जो रेडियस होगी वो बढ़ेगी, आकार बढ़ेगा, इस वजह से ये है। अगर दोनों में आप देखो, जैसे जेड इफेक्टिव और परिरक्षण में अगर आप इसमें देखो संबंध, तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी अपने आप ही क्या हो जाती है, घटती है, ये उल्टे चलते हैं। शील्डिंग और जेड इफेक्टिव, अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव निश्चित रूप से कम हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का प्रभाव यहाँ पे कम है। कम होने का रीजन क्या हुआ, अंदर वाली जो कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन है उन्होंने नाभिक को क्या कर लिया, शील्ड कर लिया, परिरक्षित कर लिया, घेराव कर लिया, ये चीज। तो इस टाइप से जो है ये आपका इसके लिए आते हैं, ये प्रभाव मतलब इसके कारक हैं जो कि रेडियस को प्रभावित करते हैं, और वही चीजें हैं सब इसमें। आप जैसे मान लो आप लेफ्ट टू राइट सिंपल रखो, लेफ्ट टू राइट पर क्या होगा, है ना, अप टू डाउन आने पर क्या होगा रेडियस का, लेफ्ट टू डाउन आने, लेफ्ट टू राइट आने पर जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, हमने पढ़ा। और अप टू डाउन होने पर सामान्यतः एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। इतनी ऐसी चीज है, तो रीजन साफ है। यहाँ आपको जेड इफेक्टिव कारण देना है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है। इसका रीजन यह है कि जेड इफेक्टिव में वृद्धि होती है, इंक्रीजिंग होता है, और यहाँ अप टू डाउन आने पर आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ती है। इसका सिंपल सा कारण है एन या जो कोषों की संख्या है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, ये बढ़ते हैं।
तो इस प्रकार से ये आपका एटॉमिक रेडियस का पॉइंट या जो परमाणु त्रिज्या परमाणु आकार का पॉइंट है वो क्लियर। इसके बाद में अगले जो बहुत इसका जो गुण है, गुणधर्म है, तत्वों के गुणधर्मों में वो अगले टर्न पे अपन आते हैं। ठीक।